राधे राधे विद्यार्थियों, मैं पीके सर हूँ और आपके लिए बुद्धि श्रृंखला में दूसरी वीडियो में उपस्थित हूँ। इससे पहले आपको एक वीडियो में बुद्धि का अर्थ और बुद्धि की कुछ परिभाषाएं प्राप्त हो गई। तकनीकी कारण से एक छोटी वीडियो हो गई और दूसरी वीडियो में हमें यहाँ से आगे कंटिन्यू करना पड़ रहा है। यह श्रृंखला, यह टॉपिक शिक्षा शास्त्र से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, बाल मनोविज्ञान से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट एवं शिक्षा शास्त्र भर्ती परीक्षा जो प्रवक्ता की होती है उसके लिए, बीएड के पाठ्यक्रम एवं डीएलएड के पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष उपयोगी है। तो आइए बात करते हैं आगे। बुद्धि, इंटेलिजेंस की तीन परिभाषाएं आपने ट्रिक सहित पहले समझ ली थी। अब चौथी परिभाषा है बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बहुत सरल परिभाषा। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। डीएलवार ने कहा है बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। सीखने से लाभ उठाए या अनुभव से लाभ उठाए तो वो बुद्धि है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? डीएलवार ने। आप याद रखेंगे, हमें तो याद है, ऐसे ही याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक छोटी सी ट्रिक समझ लो। ट्रिक ये है, ये क्या लिखा है? डियर। क्या लिखा है? डियर। डियर माने क्या होता है? प्रिय। और जो प्रिय होता है, डियर होता है, वही क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। आपका लाभ कौन उठाता है? जो आपके प्रिय होते हैं। और आप जिनके प्रिय होंगे वो आपको लाभ देंगे, अर्थात डियर से लाभ मिलता है। डियर से क्या होता है? लाभ मिलता है। डियर लाभ पहुंचाते हैं, अर्थात प्रिय जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखें। केवल ट्रिक के लिए हमने आपको समझा दिया। डियर वॉर्म बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। दूसरा, अगली पांचवी परिभाषा बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है या सापेक्षिक चिंतन है। संबंध किन में होते हैं? मनुष्यों में। मनुष्य का संबंध मनुष्य से होता है और मनुष्य बुद्धिमान है अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक। ठीक है, यही अंतर है, बुद्धि का ही अंतर है पशुओं में और मनुष्यों में। ठीक है, तो क्या है? मैन माने मनुष्य, मैन का मनुष्य, और संबंध किन किन में होते हैं? मनुष्य के संबंध मनुष्य से होते हैं, पशुओं से नहीं होते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन उतने नहीं। कुत्ते के साथ हो सकते हैं, भैंस के साथ हो सकते हैं, गाय के साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते हैं कि जैसे मनुष्य के साथ संबंध होते हैं प्रेम पूर्वक, और बोल सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के विचारों को बता सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। तो क्या है कि संबंध आए तो आप समझ लेंगे मैन। ठीक है, बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, स्पीयरमैन ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, छोटी है, ऐसे ही याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक से कर लेंगे। ठीक है, छठी परिभाषा है नई स्थिति में सचेत सामंजस्य बुद्धि है। नई स्थिति में सचेत सामंजस्य, चेतना सहित एडजस्टमेंट क्या है? बुद्धि। नई स्थिति में, अब ये कथन है रॉस का। किनका है? रॉस का। तो बहुत छोटी परिभाषा है, आप ऐसे ही याद कर लें। नई स्थिति में सचेत सामंजस्य बुद्धि है, रॉस ने कहा है। और यदि आप थोड़ा समझना चाहें ट्रिक के लिए तो आप इसे समझ सकते हैं रॉस, रास, रास। रास में हम आ जाएंगे। रास किसने रचाया? श्री कृष्ण ने। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाते थे तब क्या होता था? सारी गोपिकाएं, पूरे ब्रज की गोपिकाएं क्या होती थी? ऐसे ही भाग खड़ी होती थी। कवियों ने तो यहाँ तक लिखा कि पैरों के आभूषण गले में, गले के आभूषण पैरों में, जो हाथों में पहनना चाहिए था वो पैरों में पहन लिया, जो श्रृंगार सिर पे करना चाहिए वो पैरों में। इस तरह से उन्हें मतलब बाहरी शारीरिक से कोई मतलब नहीं, चेतना से मतलब था। जैसे ही बांसुरी बजी वैसे ही दौड़ी और कहाँ पहुंची? रास स्थल पर। तो सचेत सामंजस्य, चेतना के साथ एडजस्टमेंट उनका था, शरीर के साथ नहीं था। काय से? रॉस से, रास से। तो रास से हम याद रखेंगे नई स्थिति में सचेत सामंजस्य ही बुद्धि है। ठीक है, तो ये सचेत सामंजस्य और रास आप याद रखेंगे। ठीक, इतने से याद रहेगा। अगला है बुद्धि अमूर्त विचारों के साथ के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त क्या आया इसमें? अमूर्त। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और इसमें क्या आया? टर्मन, मन। ठीक है, यहाँ से मन लेंगे, ये कथन टर्मन का है। यहाँ से लेंगे मन। मन कैसा होता है? अमूर्त। मनोविज्ञान काय का विज्ञान है? पहले काय का था? आत्मा का।
क्यों आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया? क्योंकि आत्मा अमूर्त थी, किसी ने आत्मा के संबंध में स्पष्ट नहीं कर पाया कुछ भी। फिर काय का हुआ? मन का। फिर मन में भी वही समस्या आई कि मन का रंग कैसा है, रूप कैसा है, क्या नहीं है। तो अमूर्त चीजें होती हैं, उनके बारे में कोई स्पष्ट बता नहीं सकता। तो मन कैसा होता है? अमूर्त। मन कैसा होता है? अमूर्त। तो टर मन, टर मन, टर मन। तो मन कैसा है? अमूर्त। याद रखेंगे, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगला है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। दो बातें, समस्याओं का समाधान करना और उद्देश्य को प्राप्त करना। जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे करते हैं? बुद्धि से। और हमारा जो उद्देश्य है शिक्षक बनने का, वो कैसे हम प्राप्त करेंगे? बुद्धि से। तो दो चीजें हैं, कैसे? बुद्धि से। ठीक है, अब उनके लिए क्या है, ये परिभाषा कैसे याद करोगे? हमारी तरह याद कर लो, अपनी तरह याद कर लो, ऐसे ही सादा याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। नहीं तो एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक ये है कि समस्या, जब कोई समस्या आती है तब क्या करते हैं हम? राय लेते हैं। राय लेते हैं। कोई समस्या होती है तो अपने से बड़ों से राय लेते हैं, गुरुजनों से राय लेते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या जब हम उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तब भी हम क्या लेते हैं? राय लेते हैं। जैसे हम राय लेते हैं, आप अपने साथियों से राय लेते हो कि साइकोलॉजी पढ़नी है तो कहाँ पढ़ें? तो आपका मित्र बताएगा पी के सर से पढ़ो, साइकोलॉजी में B.Ed हैं, M.Ed हैं, नेट क्वालिफाई हैं। हिंदी पढ़नी है तो कहाँ पढ़ें? प्रद्योत गुरुकुल में पढ़ो, सर ने यूपी टॉप किया है, TGT में, PGT में, JRF हैं 2 बार, नेट हैं। तो आप एक दूसरे को क्या देते हैं? राय। तो राय से क्या याद रखेंगे? समस्याओं के समाधान के लिए राय जरूरी है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राय जरूरी है। तो राय वर्ण ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, याद हो गई? हमेशा के लिए याद हो जाएगी। राय वर्ण, राय जानते हैं? राय से समस्याओं का समाधान होता है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अगली परिभाषा, बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है। ठीक है, यहाँ तक की जो परिभाषाएं थी वो एकांगी थी। ठीक है, एक पक्ष पर बात कर रही थी। अब ये हैं जो हमने 4 पक्ष बताए थे, चौथा बताया था जिसमें सारे पक्ष समाहित किए जाते हैं। ठीक है, समुच्चय, विभिन्न योग्यताओं का समुच्चय जिसमें बुद्धि को बताया गया। इससे पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है, आपको देख लेना इससे पहले की वीडियो। तो उसमें क्या है, अब इसमें बुद्धि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने, ठीक, और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामंजस्य करने, इन सब की योग्यता है, व्यापक योग्यता है। तो ये सब आ गए एक ही बार में। तो ये बहुत व्यापक परिभाषा है। सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये परिभाषा कैसी है? सामंजस्य वाली। तो जो सामंजस्य वाली है वो परिभाषाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आगे वाली भी सामंजस्य वाली ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में तो सब पूछी जाती है। ठीक, तो ये किसने कहा है? वेस्लर ने। ये किसने कहा है? वेस्लर ने। अब इस वेस्लर से आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो, वैसलीन सर्दियों में उपयोग करते हैं तो हाथों को, चेहरे को, शरीर को लगाते हैं, जिससे क्या होता है? हवा से शरीर नहीं फटता है और एडजस्टमेंट सब तरह से, संपूर्ण तरह से आपको सर्दी से होने वाले नुकसान से बचाती है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रखेंगे। अगला है 10वीं परिभाषा है, बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति या क्षमता अथवा योग्यता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, ठीक है, कोई एक प्रकार की शक्ति या क्षमता अथवा योग्यता, कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करे। ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में एक जैसा ही कार्य करे। बुद्धि ऐसी कोई योग्यता नहीं है, कोई एक योग्यता नहीं है, बल्कि क्या है? अपितु यह विभिन्न योग्यताओं का एक योग है।
बहुत सारी योग्यताओं का समूह है, बहुत सारी योग्यताओं का। थर्स्टन ने 8 योग्यताओं का समूह बताया है। कितनी योग्यताओं का? 8। ऐसे ही अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि को विभिन्न योग्यताओं का योग मानते हैं, उन्होंने अलग अलग बताया है। तो ये क्या है? ये कॉलेजने की परिभाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि एक तरह की योग्यता नहीं है, बहुत सारी योग्यताओं का योग है कॉलेजने। और सैनिक, अब इसमें आ रहा है सैनिक। क्या आ रहा है? सैनिक, सैनिक, इसे हम पढ़ेंगे सैनिक, सैनिक। अब सैनिक कैसे होते हैं? बहुत सारे तरह के सैनिक होते हैं भारत में। आर्मी वाले सैनिक होते हैं, बीएसएफ वाले सैनिक होते हैं, ठीक है, और आईटीबीपी वाले सैनिक होते हैं। तो जो अर्ध सुरक्षा सीमा बल और जो सैनिक होते हैं वो एक तरह के नहीं, कई तरह के हैं, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, तो उन सब का समूह होता है। तो ऐसे ही ये सब विभिन्न योग्यताओं का समूह है, कोई एक प्रकार एक क्षमता का नहीं, और ये विभिन्न योग्यताओं का क्या है? समूह है। ये किसने कहा है? ये कहा है कॉलेजने ने, ठीक है। ये 10 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको हमने बताई काय की? बुद्धि की, ठीक है। कोशिश यही रही है कि इन 10 परिभाषाओं में से यदि परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको इनमें से मिल जाएगी, और इससे संबंधित यदि 1-2 और भी परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, तो वो आपको प्रश्न श्रृंखला में बता दी जाएंगी। अब यहाँ से आगे बात करते हैं कि बुद्धि क्या नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि क्या नहीं है ये भी देखते हैं कि बुद्धि क्या नहीं है। बुद्धि क्या है और क्या नहीं है? बुद्धि क्या है और क्या नहीं है, इस पे हमें बात करनी है। अब बुद्धि क्या नहीं है? ज्ञान। बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं है। ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञान कैसा होता है? अर्जित, और बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात, ठीक है। यदि आप सूचनाओं का संकलन कर लेंगे, कोई बहुत सारी सूचनाओं का संकलन कर ले तो उसे ज्ञानवान कहा जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो बुद्धि में और ज्ञान में क्या है? अंतर है। ऐसे ही प्रतिभा नहीं है। बुद्धि क्या नहीं है? प्रतिभा। प्रतिभा में 2 चीजें होती हैं, मौलिकता और अभ्यास। प्रतिभा कैसे होती है? मौलिकता से और अभ्यास से, जबकि बुद्धि केवल मौलिकता से संबंधित होती है, ठीक है। तो बुद्धि और प्रतिभा में अंतर है। बुद्धि और कौशल, कौशल और बुद्धि में अंतर होता है। कौशल और बुद्धि एक नहीं मानने चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही स्मृति और बुद्धि एक नहीं है। स्मृति याद रखने से संबंधित है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी बात को याद कर लेंगे, बहुत दिनों तक याद रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान हो, ठीक है। बुद्धिमान न हो, कम बुद्धिमान हो, कम जानकार हो, कम बुद्धि हो, फिर भी वो बहुत समय तक याद कर सकते हैं। ऐसे ही कौशल, कम बुद्धि वालों में भी बहुत कौशल हो सकते हैं। बुद्धि न हो, और आपने मंद बुद्धि वालों में पढ़ा भी है क्या हस्त कौशल सिखाया जाना चाहिए। बुद्धि कम है तो उन्होंने सिलाई सीख ली, कढ़ाई सीख ली, गृह कार्य सीख लिया, तो क्या हुआ? उनका जीवन यापन होने लगा। तो ये बुद्धि नहीं है। ज्ञान बुद्धि नहीं है। ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और स्मृति ये बुद्धि नहीं है, ठीक है। अब बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि की प्रकृति क्या है, संक्षेप में समझते हैं। बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है या जन्मजात प्राप्त होती है? बुद्धि वंशानुक्रम से, माता पिता से या जन्मजात, ठीक। दूसरी, अनेक प्रकार की योग्यताओं का समूह है, अनेक क्षमताओं का योग है। क्या है? अनेक क्षमताएं इसमें बुद्धि में होती हैं, जैसे सीखना, समायोजन करना, अमूर्त चिंतन करना, ठीक है, जो इससे पहले आपको बता दी गई बहुत सारी योग्यताएं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव रहता है। वंशानुक्रम से तो प्राप्त होती ही होती है, और जैसे वातावरण में रहेगा बुद्धि, उसका प्रभाव वातावरण का बुद्धि पर पड़ता है। लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, बुद्धि लिंग से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। ये इसकी प्रकृति है, विशेषता है। और विकास लगभग 20 वर्ष तक, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 16 वर्ष तक, कुछ मानते हैं लगभग 20 वर्ष तक बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है। जो IQ होती है वो 20 वर्ष के बाद किसी की भी IQ नहीं बढ़ती है। जिसकी जितनी IQ है वो लगभग 20 वर्ष तक पूरी हो जाती है। और बुद्धि और ज्ञान में अंतर है, जो आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार का। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकारों पर। तो बुद्धि के 3 प्रकार हैं।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। गैरेट ने भी 3 प्रकार बताए हैं। मुख्यतः 3 प्रकार सामान्य रूप से वही 3 प्रकार एक दूसरे में मिले हुए हैं, मिले जुले हुए हैं। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अब जो मूर्त है उसे व्यावहारिक भी कहा जा सकता है, गत्यात्मक भी कहते हैं, या उसे कुछ क्रियात्मक कहते हैं। जो मूर्त होते हैं, जिन्हें गत्यात्मक चीजें जिसके अंतर्गत आती हैं, ऐसी बुद्धि जिनमें होती है वो वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इस तरह की बुद्धि वाले। ठीक है। अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे पहले बताया इससे पहले कि अमूर्त क्या है, मूर्त क्या है। ये मूर्त है और हम कहें क्या, आत्मा अमूर्त है, मन अमूर्त है, धर्म अमूर्त है। तो ऐसी चीजें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अमूर्त चीजें हैं। तो ऐसे दार्शनिक में ऐसी बुद्धि होती है, अमूर्त चिंतन वाली। कलाकार होते हैं, आपने देखे होंगे, पेंटिंग करते हैं तो वो कहीं देख के थोड़ी आते हैं, नई नई पेंटिंग बनाते हैं, तो वो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वैसा ही बना देते हैं। ऐसे ही कवि हैं, अमूर्त चिंतन होता है। कवि नई कविता लिखते हैं तो उससे पहले कहीं कविता वैसी थोड़ी होती है, वो उन्होंने अपना चिंतन किया, लिख दिया। ऐसे लेखक और चित्रकार अमूर्त चिंतन से युक्त होते हैं, ऐसी बुद्धि से युक्त होते हैं। और सामाजिक, सामाजिक का मतलब होता है समाज में मिले जुले हुए, समाज में मिलकर कार्य करने वाले, समाज में लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करना, ऐसे लोग होते हैं। वो क्या होते हैं, सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक बुद्धि के प्रकार के बाद बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यदि कारकों पर बात की जाए तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले या बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक आप हम ऐसे ही कह सकते हैं, निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है। बुद्धि को, तो बुद्धि को जितने भी कारक निर्धारित करते हैं, पहला कारक उनमें है वंशानुक्रम। क्या है, वंशानुक्रम। जैसा वंशानुक्रम होता है वैसे ही बुद्धि मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन माता पिता में योग्यता होती है, योग्य होते हैं, उनके बच्चे भी योग्य होते हैं। ठीक है। बुद्धि उनमें तेज होती है, तीव्र होती है। ऐसे ही कम बुद्धि वालों के बच्चे भी कम होते हैं। हालांकि इसमें अपवाद हो सकता है, ये कोई सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव रहता है। दूसरा है वातावरण। वातावरण, ठीक है, जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही बुद्धि भी हो जाती है। अब निर्धारित करने वाले कारकों की यदि बात करी जाए तो कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, क्या, अंतःक्रिया ही बुद्धि को निर्धारित करती है। ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मिला जुला रूप बुद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है या बुद्धि को निर्धारित करता है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आगे। राधे राधे।